अस्सलाम वालेकुम। बेटा आसिफ मलिक अगेन विद द सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। हम आ चुके हैं और अब आप भी तशरीफ़ ले आएँ, किताबें खोल लें। शाबाश, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है सब आप लोग? चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और इसी में हमारी बेहतरी है, इसी में आपकी बेहतरी है, और इसी में ओवरऑल मुल्क की बेहतरी है। तो बेटा आज हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं दोबारा इंशाल्लाह ताला। कहाँ तक पहुँचा था लास्ट टाइम हमारा मामला? जी हाँ, हम जनाब जो तीसरा ग्रुप है वो वाइंड अप कर चुके थे। तीसरे ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम अब तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको याद ना हो। अगर कोई ऐसा शहज़ादा बच्चा मौजूद है अभी भी, तो वो मज़ीद शहज़ादा ना रहे और वो फौरी तौर पे इसको याद करे। बेटा हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं। आपने देखा कि अभी आधा चैप्टर हमने काफ़ी दिनों में काफ़ी लेक्चर हुए हैं इसके, हमने पेस अपनी स्लो की हुई है काफ़ी, क्योंकि हमारा जो कोर्स की डेडलाइन थी वो एक्सटेंड हुई है। तो आप इसका फ़ायदा ये उठाएं कम से कम कि ना आप साथ साथ तैयारी करें टेक्स्ट बुक को ख़ास तौर पे, और मुकम्मल तौर पे एक एक पेज, 1-1.5 पेज ही हम रोज़ का पढ़ा होता है, हमने कोई ज़्यादा नहीं पढ़ा होता। इसको मुकम्मल तौर पे रीड आउट करें, इसमें से पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करें जो भी बनते हैं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, जो मुझे लगते हैं, जो बोर्ड के हवाले से हैं वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी अपने तौर पे भी उसको मुकम्मल तौर पे रीड आउट करें। बाकी जहाँ पे इस किस्म का आपको कोई मसला होता है कि उसमें हेडिंग्स नहीं है या पॉइंट्स नहीं है या और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन क्या बने जा सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास यूनिक नोट्स हैं द बेस्ट, कि आप उसको देखें आराम से, वहाँ से अपना जो टॉपिक है आपका वो मुकम्मल तौर पे याद करें, उसको बनाएं मुकम्मल तौर पे, उसके पॉइंट्स याद करें वहाँ से, और उसके बाद आपके जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन और एडिशनल MCQs हैं ये यूनिक नोट्स के इंतहाई हेल्पफुल हैं, कि जो यानी उन्होंने जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हुए हैं ना वो पूरे चैप्टर में से एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं बेसिकली। इसी तरह MCQs भी एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं उसमें से, तो उसको आप ज़रूर कंसल्ट करें साथ में, तो इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। बेटा हमने थर्ड चैप्टर में अब हमने जो एक नज़र डालते हैं ज़रा क्या पढ़ा था लास्ट टाइम। हमने जनाब अली बोरिक एसिड के रिएक्शंस हो चुके थे, बोरिक एसिड की प्रिपरेशन हो चुकी थी, बोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस हो चुकी थी। उसके बाद हमने जो थे इसके एल्युमिनियम के, उसके बाद हमने एल्युमिनियम के रिएक्शंस देखे थे। आपने उसमें देखा था कि एयर के साथ रिएक्शन है, और जब हम एयर की बात करते हैं तो एयर में मेनली दो चीज़ें, मेनली ओवरऑल देखा जाए तो दो चीज़ें हैं ना, परसेंटेज अराउंड यानी 78% के करीब आपकी नाइट्रोजन है उसमें एयर में, और अराउंड 21% जो है वो ऑक्सीजन है। तो करीब करीब 99% तो यही बन जाता है। तो बाकी 1% रह जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गई, इनर्ट गैसेस हो गई, बाकी सारी गैसेस उसके अंदर आती हैं। तो 99% तो बेसिकली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के साथ हमने रिएक्शन डिस्कस कर ली है। दोनों में हमने देख लिया कि उसमें क्या बन रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन रही है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन में एल्युमिनियम नाइट्राइड बन रहा है। और फिर एक बात और हमने ये देखी थी कि एल्युमिनियम की जब एक बार लेयर बन जाती है, Al2O3 की जब एक बार लेयर बन जाती है, तो अगर तो आपके पास एल्युमिनियम की शीट है ना, एल्युमिनियम की शीट है यानी लाइक दिस, एक शीट है सीधी, तो उस वक्त तो आपकी जो ऑक्सीडेशन है फर्दर ये स्टॉप हो जाती है। ऐसी है ना ये सारी बातें, अब आपको पता है। ये मैं बातें कर रहा हूँ पेज नंबर 43 पे, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 43 पे जो लिखे हुए हैं शुरू के दो रिएक्शन, कि एक बार तो एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगी, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर Al2O3 की एक लेयर बन जाएगी यहाँ पे, तो जो फर्दर उसकी ऑक्सीडेशन है वो स्टॉप हो जाती है। वो रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन है। एल्युमिनियम इज नॉट वेरी रिएक्टिव मेटल एंड इट इज आल्सो रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से तो हम इसको इंडस्ट्री में, इसको हाउस होल्ड में, इसको ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में बेशुमार इस्तेमाल आपने देखे भी हैं लास्ट टाइम। कम से कम भी 10-12 पॉइंट वो बनते हैं, और हर पॉइंट के अंदर कोई 4-5 पॉइंट बन रहे हैं। तो आप देख लें कि एल्युमिनियम का इतना इस्तेमाल है हमारी ज़िंदगी में। और उस एल्युमिनियम का इस्तेमाल एक रीज़न उसकी मेन ये भी है कि इसकी जो
रेशो है ना, इसकी स्ट्रेंथ टू जो इसके मैस की रेशो है वो बड़ी ज़्यादा है। यानी कि इसका जो मैस है, इसका जो वेट है वो कम होगा, लेकिन इसके निस्बतन में इसको देखा जाएगा तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मजबूती इसकी ज़्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है, और इसका जो मैस है, जो वेट है वो कम है। तो इस हवाले से फिर ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ये होती है ना कि एक यानी आप समझ लें कि एक जो लेयर है मेटल की, एटम्स की, वो दूसरी लेयर के साथ कितने ज़ोर से, कितनी स्ट्रांगली अटैच है। सही में आप अगर देखना चाहें तो आप अपनी बुक ही उठाएं और बुक उठा के कोई भी एक पेज सामने करें, ज़रा एक पेज को ज़रा रोशनी के सामने करें तो आपको नज़र आएगा कि उसके अंदर छोटे छोटे फाइबर्स मौजूद हैं, उसके अंदर छोटे छोटे रेशे मौजूद हैं। तो ये जो बेसिकली हैं, इनको टेंसाइल बोलते हैं। ये जो रेशे हैं, ये जो फाइबर हैं, इनकी आपस की स्ट्रेंथ कि ये कैसे किसके साथ आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। इसी तरह पेपर पे अप्लाई होता है, इसी तरह एल्यूमिनियम पे अप्लाई होता है। तो आयरन वगैरह और दूसरी मेटल्स हैं तो स्ट्रॉन्ग, वो भी अच्छी हैं, लेकिन जब हम उनकी रेशो देखते हैं ना कि उनकी स्ट्रेंथ टू मैस रेशो क्या है, तो उनकी वो ज़रा कम है फिर, यानी कि उनका मैस भी अच्छा खासा होता है। तो ये एल्यूमिनियम तो आयरन की निस्बत अराउंड 3 गुना हल्का है। तो इसलिए जहाँ पे आयरन इस्तेमाल नहीं हो पाता वहाँ पे हम एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते हैं। और आप देखते हैं कि फूड कंटेनर में कितना इस्तेमाल है इसका, कितने इस्तेमाल होता है फूड कंटेनर्स में। आपका शायद ही कोई, मेरा ख्याल है फूड कंटेनर जो पैक्ड फूड आते हैं आपके, शायद ही कोई विदाउट एल्यूमिनियम हो, या वो प्लास्टिक होगा, और प्लास्टिक से भी ज़्यादा उसको एल्यूमिनियम के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक्स की अपने तौर पे फिर भी थोड़ी सी नेगेटिविटी तो मौजूद है ना। प्लास्टिक्स को अगर आप हीट अप करें तो उसमें से जो पीवीसीज़ हैं उसमें से गैस निकलती हैं, उसमें से पेट्रोकेमिकल गैसेस निकलती हैं, तो विच आर हैज़र्डस। तो इसलिए प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कहीं कहीं हो जाता है। इसलिए आपने सुना भी होगा ये बात, और ख़ास तौर पे जैसा कि आजकल गर्मियाँ भी हैं, तो आप अगर कहीं बाहर जाते हैं तो आप अपने साथ वो ले जाते हैं पानी की बोतल, ठीक है, गाड़ी में रख के आप ले जाते हैं। तो लेकिन आप उसी पानी की बोतल को अगले दिन या 2 दिन बाद इस्तेमाल ना कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आपने गाड़ी कहीं जाके खड़ी की है तो ऑब्वियसली गाड़ी का टेम्परेचर बड़ा है, जो धूप में खड़ी है, लाइक गर्मी है आजकल 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, तो गर्मी की वजह से गाड़ी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ता है। आउटसाइड की निस्बत, बाहर की निस्बत गाड़ी का जो इंटरनल टेम्परेचर है, जब गाड़ी खड़ी होती है, जब गाड़ी बंद होती है, उसके शीशे बंद होते हैं, तो अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है। और अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आपको इसका जवाब भी मिल सकता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि वो मेटल बॉडी है, उसको हीट मिल रही है। और फिर दूसरी बात ये कि जो सूरज की किरणें हैं, जो सूरज की रोशनी है, जो शीशों से अंदर आ रही है, वो वापस नहीं जा सकती, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। तो बहरहाल उसकी वजह से गाड़ी का इंटरनल टेम्परेचर आपका ज़्यादा हुआ होता है। तो अगर आपने पानी की बोतल उसमें रखी है और आपने वो किसी प्लास्टिक की बोतल में रखी हुई है, तो फिर आपके लिए ये इंतहाई हैज़र्डस हो सकता है कि आप उसी बोतल को 1 दिन बाद या 2 दिन बाद दोबारा इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि वो पानी था वो गर्म हुआ है। जब पानी गर्म होता है तो ये जो वाटर की जो बॉटल्स होती हैं, इसमें जो पीवीसी इस्तेमाल हुआ होता है, ये गैसेस इमिट करता है, इसमें से गैसेस निकलती हैं, और वो गैसेस इवेंचुअली आपके वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगी, और अगर आप वो कंज्यूम करते हैं तो अल्लाह ताला खैर रखें, बट दैट इज़ नॉट गुड। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखें। इसीलिए हम फूड कंटेनर्स में जो प्लास्टिक की बोतल हैं उनका जो इस्तेमाल है वो कम कर रहे हैं। और वैसे भी प्लास्टिक्स के हवाले से आप ये देखें कि अब पिछले दिनों भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी कि आप प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने देखा होगा सारे शॉपिंग सेंटर्स के ऊपर उन्होंने प्लास्टिक बैग्स बंद कर दिए थे। तो उसकी भी रीज़न यही है कि वो इन्वायरमेंटली प्रॉब्लम भी है, इन्वायरमेंटली हैज़र्ड भी है, कि वो क्या है कि वो डीजनरेट नहीं होता, वो डिग्रेड नहीं होता, टूटता नहीं है। उसकी बाकी तो आप कोई और चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, कोई लाइक गत्ता वगैरह या कागज़ वगैरह या इस तरह की कोई और चीज़ इस्तेमाल हो रही हो, तो वो वक्त के साथ साथ माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ की वजह से डिग्रेडेशन उसकी हो जाती है। तो लेकिन ये जो प्लास्टिक्स है इसकी डिग्रेडेशन नहीं होती, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर पिछले दिनों से बैन भी लगाया हुआ है। तो बहरहाल तो बात ये हो रही थी कि उसमें
एल्यूमिनियम का जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ Al2O3 प्रोड्यूस करता है, और ये किस सूरत में प्रोड्यूस करेगा, एक बार तो चलें लेयर बन गई, फिर फर्दर उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी। अच्छा, और फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी ये टेम्परेचर ये रिएक्शन करवाया जाए, तो उसमें क्या होगा, आपको फिर उसको शीट को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप इस शीट को क्रश करें, इसके पाउडर फॉर्म में इसके ज़रात बना दें, फिर इसको टेम्परेचर दें अराउंड 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर ये रिएक्शन करेगा और बड़ी चमक के साथ रिएक्शन करता है। और आपने एक ये भी इस्तेमाल देखा है इसका कि इसकी जो ऑक्सीडेशन जब होती है और इतनी चमक इसमें जो प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से इसको फ्लैश लाइट फोटोग्राफी में भी इस्तेमाल किया जा रहा था। तो बेटा उसके बाद फर्दर एक और रिएक्शन हो रहा था इसका नाइट्रोजन के साथ, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना रहा था, AlN एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना रहा था। और इस एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाने का और इसका हम एक फ़ायदा ये उठा रहे थे कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम इंशाल्लाह 6 चैप्टर में भी ये पढ़ेंगे जाके कि जब स्टील की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही होती है, उसमें से एक प्रोसेस है, उसमें से एयर पास करवाई जाती है। तो जब एयर पास करवाई जाती है तो चूंकि एयर में नाइट्रोजन है, तो वो नाइट्रोजन उस मोल्टन स्टील के अंदर ट्रैप हो जाती है। जब वो ट्रैप हो जाती है, तो अगर वो ट्रैप रहे और हम इसी तरह प्रोसेस को ख़त्म कर दें और उसको स्टील को मामला उसका ख़त्म कर दें, जो बनाना है उसमें से बना लें, तो क्या होता है कि स्टील को क्रैक करती, क्यों, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, एयर उसके अंदर ट्रैप हुई है, तो वो स्टील में क्रैक डाल देती है बाद में, जिसकी वजह से स्टील की मजबूती ख़राब होती है। तो ज़रूरी होता है कि फिर उस नाइट्रोजन को बीच में से निकाला जाए। तो उसके लिए हमारे पास बड़ा आसान तरीका है, हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की रॉड्स लेते हैं, एल्यूमिनियम की रॉड्स को वो जो मोल्टन स्टील है उसके अंदर डिप करते हैं, और एल्यूमिनियम आपने देख लिया कि एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है, वो वहाँ पर एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है, और इस तरह से उसकी जो उसमें से नाइट्रोजन है वो रिमूव कर ली जाती है। अच्छा, और इसके अलावा क्या देखा था हमने, रिएक्शन विद नॉन मेटल इंतहाई आसान, सिंपल से 2 इक्वेशन आसान सी कि जनाब क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन हो रहा होगा तो ब्रोमीन के साथ हो रहा होगा तो हाइड्रोजन के साथ हो रहा होगा, क्या बनाएगा। फिर हमने देखा कि उसका रिएक्शन विद एसिड है और अल्कली का है। इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट बात ये देखी थी कि जहाँ तक तो बात है HCl की, तो एल्यूमिनियम उसके साथ रिएक्शन करता है और हैप्पीली रिएक्शन करता है, चाहे कोल्ड स्टेट हो चाहे हॉट स्टेट हो, उसके साथ रिएक्शन करता है। लेकिन अगर H2SO4 की बात की जाए तो H2SO4 के साथ सिर्फ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं करता। और जब हम पहुंचते हैं HNO3 पे, नाइट्रिक एसिड पे, तो उसके साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद लास्ट एक इक्वेशन थी जिसमें हमने ये देखा था कि जी अल्कलीज के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, तो उसमें ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और उसमें सोडियम का सॉल्ट साथ में लगा होगा, सोडियम एटम साथ में लगा होगा। उसके बाद आपने इसके यूजेस देख लिए थे। यूजेस मैंने आपको बताया था कि यूजेस को इस हवाले से ज़रूर देख लेना कि यानी शॉर्ट क्वेश्चन कम अज़ कम भी 4 से 6 यूजेस आसान हैं, छोटे छोटे से उसकी 4 लाइनें, तो उसमें से आपको भी ईजी जो आपको लगता है आप वो याद कर लें। अच्छा जी, तो यहां तक हुआ मामला कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह ताला ग्रुप नंबर 4। आज इंशाअल्लाह ताला ग्रुप नंबर 4 का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। बेटा ये जो इंट्रोडक्शन वाली बात होती है ना, इंट्रोडक्शन इस हवाले से ज़रूरी है कि आपको ये पता चल जाए कि इसमें क्या बात होनी है, कैसे बात होनी है, क्या एरियाज़ कवर होने हैं, जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका क्या एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक़ है। कभी भी इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक है ये आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं आ सकता, तो लेकिन इंट्रोडक्शन इज़ काइंड ऑफ नेसेसरी कि आपको बेसिस पता चल जाए। अब आज जो मैं सारी बात करूंगा, आज ये चौथे ग्रुप की, 4th ग्रुप की बेसिस की बात होगी, इसलिए इंट्रोडक्शन को ज़रा ध्यान से सुन लिया करें ताकि ना आपको फिर उसमें बाद में मुश्किल ना हो। बेटा 4th ग्रुप है, ग्रुप नंबर 4 की बात होगी। अब जनाब देख लें, देखते ही देखते आपने 3 ग्रुप पढ़ लिए माशाल्लाह पीरियोडिक टेबल के। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। जब मैंने कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड लिखा है तो यहाँ टिन पे मैंने SN लिखा है और PB लिखा है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों लिखा है, बल्कि पता होगा आपको, आपने पहले ये पढ़ा भी हुआ है थोड़ा सा,
सिलिकॉन, जर्मेनियम। टिन का जो एक्चुअल नाम है वो स्टैनम है। टिन का जो एक्चुअल नाम क्या है वो क्या है? स्टैनम है। तो इस स्टैनम को शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन में एसएन बनाया गया हो, लेकिन जनरल नाम इसका जो यूज किया जाता है वो है टिन। अच्छा जी, उसके बाद है जनाब अली लेड, और लेड का जो एक्चुअल नाम है वो है प्लम्बम, और इसका जो कॉमन नेम है जिसे हम इसको मोस्टली यूज करते हैं वो है लेड। प्लम्बम से इसकी जो ये है एब्रीविएशन जो इसका लिया गया है, जो इसका सिंबल लिया गया है वो प्लम्बम से लिया गया। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनम और प्लम्बम, 3 ग्रुप आपने याद किए हुए हैं। चौथा ग्रुप मैंने खुद नहीं करवाया था, मैंने कहा चलें जब ये चौथे वाला पोर्शन स्टार्ट होगा तो उस वक्त भी आपको मेहनत करनी है। तो अब आप जल्दी से ज़रा ये करें कि इसको रट्टा मार लें एक बार, और साथ में इसको रट्टा मार लें, और साथ में मुझे ज़रा शुरू से सुना भी दें पहले ग्रुप से क्या क्या था जनाब अली। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। टिन और लेड का जो एक्चुअल नाम है वो स्टैनम और प्लम्बम है, और इनके जो सिंबल लिए गए हैं, इनके जो एब्रीविएशन लिए गए हैं वो भी स्टैनम और प्लम्बम से लिए गए हुए हैं। टिन और लेड इनका जनरल नाम है, जो एक्चुअल नेम है वो स्टैनम और प्लम्बम है। ठीक हो गया बेटा? किस किस बच्चे को याद हो गया? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अच्छा, एक चीज़ आपने और ज़रूर ख्याल रखनी है, वो ये कि अब जैसे देखें पिछले ही ग्रुप में जब बात हो रही थी Ga लिखा हुआ था। Ga किसका सिंबल था? गैलियम का। तो ये Ge है, वो गैलियम था, ये जर्मेनियम है। बाकी स्टैनम और प्लम्बम तो है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं ज़रा इसके इंट्रोडक्शन पे, और देखते हैं कि इस ग्रुप के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट क्या क्या कर रहा है। ये ग्रुप इस हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग है, और बड़ा एक काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप है कि इस ग्रुप के अंदर आपको वेरिएशन बड़ी मिलती है। इस ग्रुप में आपको वेरिएशन बड़ी मिलेगी। अभी देखें जरा। तो अच्छा, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेता हूं एक दफा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ जी, बताएं जी ज़रा क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में और कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? मेरा ख्याल है कि आप सब बच्चों को ये पता होगा कि C6 हुआ करता है, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। टोटल एटॉमिक नंबर इसका 6 है। जब एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब है कि जब ये एटॉमिक फॉर्म में है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे। जब कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट व्हेन इट इज़ इन इट्स एटॉमिक फॉर्म, तो उसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों बराबर होते हैं। तो इसके नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो 6 हैं, तो ऑब्वियसली जब ये एटॉमिक फॉर्म में है तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 ही हैं। तो 6 के लिहाज से इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो ये बनती है 1s2 2s2 2p2। इसको जब ओपन करते हैं 2p वाले बात को, 2px 2py 2pz, इधर आ जाएगा 2s 1s। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जनाब अली इधर और 1 आ जाएगा इधर। फिर चूंकि आप माशाल्लाह फर्स्ट ईयर के बगैर पेपर के, आप बोर्ड के पेपर्स के बगैर आप पास करके आए हुए हैं फर्स्ट ईयर, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है ये आपको पता होगा, आपने हाइब्रिडाइजेशन में ये पढ़ा है कि जो इसके कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर वो 4 होते हैं। वो 4 कैसे करता है कि वो एक्साइटेड स्टेट में भेज देता है। जब एक्साइटेड स्टेट में होता है ना तो इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के वो ले आता है pz में। इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के कहाँ लेके आता है? 2pz में। तो क्या फिर मैं ये बात यूँ लिख सकता हूँ
कि एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे हो गया ना। तो इस केस में 4 इसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए और ये बॉन्डिंग बना देगा, 4 बॉन्ड बना लेगा। ठीक हो गया जनाब। ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैंने लिखा है जैसे कार्बन के लिए लिखा है मैंने, तो मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया है। अगर मैं जनरल बात करता हूं लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, सबके लिए, तो मैं कहता हूं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जनाब अली ये NS2 NP2। इसका मतलब यहां पे आप नंबर ऑफ शेल चेंज करते जाएं, यहां पे आप नंबर ऑफ शेल चेंज करते जाएं, तो ये आपको पता चलता जाएगा कि ये पी जो ऑर्बिटल है इसका, ये वैलेंस ऑर्बिटल है। जब शेल की बात करूंगा तो ये पूरा वैलेंस शेल है, इसको मिक्स नहीं करना बच्चे। जब शेल की बात कर रहा हूं तो ये पूरा वैलेंस शेल है, क्योंकि देखें ना यहां पे अगर मिसाल के तौर पे यहां पे 3 आ रहा होगा तो यहां पे भी 3 आ रहा होगा साथ में, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी हुई है। यहां 4 आ रहा होगा तो इधर भी पी के साथ 4 आ रहा होगा। एस और पी सेम हुआ करता है, एस और पी का नंबर सेम हुआ करता है। मैंने आपको याद करवाया हुआ है कि एस और पी का नंबर सेम होगा, डी का डिजिट एस और पी से 1 कम होगा, और एफ अगर मौजूद होगा तो उसका डिजिट एस और पी से 2 कम होंगे। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे यहां पे आ रहा है P6 यानी 6P आ रहा है, तो इसका मतलब है उससे पीछे 4F होगा साथ में। ठीक हो गया। तो ये पूरा वैलेंस शेल है, और जब मैं वैलेंस ऑर्बिटल की बात करूंगा तो फिर मैं ये कह देता हूं। क्लियर जी। अच्छा, अब जब वैलेंस ऑर्बिटल की बात करूं, अगर 3p2 कर लें या 2p2 कर लें या जो मर्जी कर लें, np2 की बात कर लेते हैं, हम जनरल की बात कर लेते हैं। np2 की बात करें अगर, तो ये क्या शो करता है? ये बातें पहले हो चुकी हैं और अब आपको सिर्फ इनको रिपीट करना चाहिए जल्दी से। np2 क्या शो करता है? np2 हमें 3 इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये जो डिजिट लिखे हुए हैं 3, ये हमें 3 ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या? n पीरियोडिक नंबर, पीरियड नंबर, p ब्लॉक। ये 2 क्या शो कर रहा है? विच ग्रुप ऑफ दैट ब्लॉक। इसका मतलब P ब्लॉक है, तो P ब्लॉक का कौन सा ग्रुप? P ब्लॉक का दूसरा ग्रुप। जब हम देखें इसको उठा के पीरियोडिक टेबल में, तो हमें पता चलता है कि इसकी पोजीशन कहां पे बनती है। जल्दी से पीरियोडिक टेबल को जरा जहन में इमेज लेके आए उसका। मैंने आपको कहा हुआ है कि ये काम फटाफट कर लिया करें जरा, कि पीरियोडिक टेबल का इमेज आपके जहन में फौरन से आ जाना चाहिए। अब ये इसके बराबर आएगा यहां पे, और ये इधर आएगा। ऐसे होता है जनाब पीरियोडिक टेबल। ये क्या है? एस ब्लॉक। ये क्या है? पी ब्लॉक। और ये क्या है? डी ब्लॉक। और नीचे यहां पे क्या आ जाता है? ये आ गया आपका एफ ब्लॉक। ऐसे ही ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 2A 1A 2A, ग्रुप नंबर 3A, और ये हो गया ग्रुप नंबर 4A जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही जनाब ग्रुप नंबर 4A में ये इसकी पोजीशन बनी, यानी कि P ब्लॉक का दूसरा ग्रुप। P ब्लॉक का दूसरा, पहला ग्रुप P ब्लॉक का कौन सा था? 3A, जर्मेनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, और ये 4th हो गया। आलोकेस, बस ये पोजीशन जेन में रखें जरा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आए जरा प्रॉपर्टीज पे जनरल बात करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं और क्या क्या हैं और कहां कहां हैं। सबसे पहली बात, इस ग्रुप में इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इसमें बड़ी वेरिएशन है। कार्बन एक नॉन मेटल है,
फिर इसी ग्रुप के दूसरे दो एलिमेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों मेटलॉइड है। नीचे दो पे आए, टिन और लेड, ये दोनों मेटल्स। इंटरेस्टिंग चीज देखें इसमें आप, एक ही ग्रुप में तीन तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं। एक कार्बन है जो कि प्योरली नॉन मेटल है। सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टीज हैं ये नॉन मेटल और मेटलॉइड के दरमियान में फॉल करती हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज कुछ प्रॉपर्टीज सिलिकॉन में मेटलॉइड की भी हैं, हम आगे जाके देखेंगे, इसको डिस्कस भी करेंगे आगे जाके। फिर उसके बाद जर्मेनियम मेटलॉइड है। मेटलॉइड होता क्या? मेटलॉइड होता है जिसकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों के दरमियान में हो। कुछ प्रॉपर्टीज वो मेटल की कैरी कर रहा हो, कुछ प्रॉपर्टीज वो नॉन मेटल की कैरी कर रहा हो, मेटलॉइड। अच्छा जी, और फिर चौथा और पांचवा स्टेनम और प्लम्बम, ये क्या है? ये मेटल। ठीक हो गया। एक ही ग्रुप में आप वेरिएशन देखें, एक ही ग्रुप में मेटल भी मौजूद है, मेटलॉइड भी मौजूद है और मेटल्स भी मौजूद है, नॉन मेटल्स भी मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एक काम करें जरा, पेज नंबर 44 पे तशरीफ लाएं जरा टेक्स्ट बुक के, और मैं इसमें से आपको ये टेबल एक दिखाना चाह रहा हूं। बेसिकली ये जो टेबल है ना, अब इस पे नजर डालें जरा खुद से कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड पूरा उसने लिखा हुआ है, टेबल नीचे बनाया हुआ है, एटॉमिक नंबर उसका लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने डिस्कस कर ली। आप ये देखें कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड गौर करें जरा, क्या हुआ करती है आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम? कम होती है ना, टॉप टू बॉटम जैसे जैसे आप आते जाएं ग्रुप में, ऊपर से नीचे आते जाएं, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। तो पहला जो एलिमेंट है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, आखिरी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। ऐसे ही फिर यहाँ पे मैं जब पैक्युलर बिहेवियर की बात करूँगा तो कार्बन का पैक्युलर बिहेवियर भी हम पढ़ेंगे, बहरहाल इसको देखते हैं अभी आगे। फिलहाल जरा जनरल बात पे रहें जरा। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज देखें जनाब, टॉप टू बॉटम कम हो रही है, लेकिन सिलिकॉन की 786 है, सिलिकॉन की कह रहा हूं, सिलिकॉन की 786 है, जर्मेनियम की 761 है, फिर 708 है, फिर 715 है। यानी सब में थोड़ा सा वो इसी रेंज में, 7 की रेंज में ही है। लेकिन जब कार्बन की बात कर रहा हूं तो वो ये नहीं है कि जी 700 की बजाय 800 हो जाए, वो करीब 1100 के करीब जा रही है। 1086 आयनाइजेशन की वैल्यू है किलो जूल पर मोल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई। अच्छा जी, उसके बाद देखें नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कोई खास नहीं है उसमें चेंजेस। फिर एक और इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आए जरा। आप देखें कि पूरे के पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.8 के करीब है। इसने जो लेड है उसकी 1.9 लिखी हुई है, ये भी 1.8 1.9 इतनी होती है। तो चारों एलिमेंट्स की 1.8 या 1.9 है, लेकिन अकेला बीच में कार्बन है जिसकी ये वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हाई है, 2.6। कितनी है? 2.6, 1.8, 1.8, 1.8, 1.9 बुक में लिखा हुआ आपके, और कार्बन 2.6। डिफरेंस देखें, 0.8 का डिफरेंस आ रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हाई है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। देखें यही सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से फिर हमें कार्बन का पैक्युलर बिहेवियर पढ़ना पड़ता है। यही तब्दीलियां है ना जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कोई चीज हाई हो रही है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कोई चीज लो हो रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कोई चीज उसी ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट हो रही है, इसीलिए तो फिर पैक्युलर बिहेवियर पढ़ते हैं। ठीक हो गया बच्चे? अच्छा जी, नेक्स्ट देखें जरा एटॉमिक रेडियस। अच्छा, यहां पे भी देखें जरा इंटरेस्टिंग बात, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, पता है हमें भी होता है,
लेकिन इंक्रीज होने का कोई ट्रेंड भी तो होना चाहिए ना, इंक्रीज होने का कोई रेशो हो, कार्बन कम से कम उसके करीब तो आ जाए। अब देखें यहाँ पे एटॉमिक रेडियस 118, 122, 140, 142 इस रेंज में, लेकिन कार्बन का एटॉमिक रेडियस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कम है, वो कुछ 77 है पिकोमीटर। ठीक हो गया। अगर यही इसका जो बिहेवियर है, ये जो एटॉमिक रेडियस है, ये कोई 110 पिकोमीटर होता या 115 पिकोमीटर होता तो फिर इसका पैक्युलर बिहेवियर भी ना होता। अगर ये ऐसा होता तो फिर इसका पैक्युलर बिहेवियर ना होता। यही तो रीजन है जिनकी वजह से पैक्युलर बिहेवियर होता है। अच्छा जी, उसके बाद अब एक और लास्ट बात जो मैं दिखाना चाह रहा हूं वो है मेल्टिंग पॉइंट। आप मेल्टिंग पॉइंट देखें, इस ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट कैसे चेंज हो रहा है। पहला एलिमेंट कार्बन, उसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 3300 कितना है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 3280 डिग्री सेंटीग्रेड। वन ऑफ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स ऑन आवर अर्थ है। टाइटेनियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है करीब 3600 या 3700 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब। वन ऑफ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है इसका कार्बन का, इन द केस ऑफ डायमंड। अच्छा, कुछ बुक्स में कुछ जगह पे इसका जो टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट का, इसने कोई 4000 के करीब लिखा हुआ है, कुछ 3800 के करीब लिखा हुआ है, यहाँ पे 3280 लिखा हुआ है। आप ऑब्वियसली यही याद रखेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मुझे याद पड़ता है शायद मैंने पिछले एक आधे लेक्चर में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा कहा हुआ है। तो नेट पे इस पर वेरिएशन मौजूद है, किसी जगह पे ज़्यादा लिखा हुआ है, किसी जगह पे कम लिखा हुआ है, वेरिएशन इसमें मौजूद है। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका, 3280 डिग्री सेंटीग्रेड। और आप इसी ग्रुप में देखें कि जब आप नीचे आते हैं तो ये नहीं है कि बाकी इसके करीब करीब फॉल कर रहे हो। जब हम लेड पे पहुंचते हैं ये करीब 327 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया, 327 डिग्री से, ओनली 327 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अराउंड 10 टाइम्स डिफरेंस है एक ही ग्रुप के अंदर। ऊपर वाले का मेल्टिंग पॉइंट करीब 3300 और इसका मेल्टिंग पॉइंट करीब 300, अराउंड 10 टाइम एक ही ग्रुप के अंदर इतना डिफरेंस मौजूद है। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है इन द केस ऑफ डायमंड। डायमंड की जो स्टेबिलिटी है, डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो इंतहाई स्टेबल है, जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। आपको पता है कि डायमंड में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होती है, डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 आपने पढ़ा हुआ है, ऐसे करके शेप बनती है ना इसकी, ऐसे, और यहां पे फर्दर क्या लगे होते हैं, कार्बन 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 कार्बन, कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग बना रहा है और इंतहाई स्टेबल बॉन्डिंग बना रहा है कि इतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट है, इतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी है। ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद बाकी ठीक है, बाकी उसमें कोई ख़ास बात नहीं है, बस मैंने जो चीज़ दिखानी थी उसमें वो मैंने आपको बता दी है ग्रुप में। और अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो कि बोर्ड में पूछ लिया करता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, और वो है सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द कार्बन एंड सिलिकॉन। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ पेज नंबर 45 के ऊपर। पेज नंबर 45 के ऊपर जो इसने शुरू के 2-3 पैराग्राफ हैं, छोटे छोटे से हैं, बातें जनरल सी हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, लेकिन बोर्ड में उसने पूछा हुआ क्वेश्चन वो क्या कहता है कि जी डिस्कस और मेंशन और एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन कार्बन एंड सिलिकॉन। Similarities between carbon and
सिलिकॉन। एक्चुअली आपने ये चीज़ देखी है, जब अभी मैंने लिखा था इसका मेटालिक और नॉन मेटालिक वाली बात, तो आपने ये चीज़ देखी कि कार्बन और सिलिकॉन बहुत सारे केसेस में रिजेम्बलेंस रखते हैं, और रिजेम्बलेंस इस तरह से रखते हैं कि कार्बन और सिलिकॉन का जो रवैया है वो डिफरेंट है और बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स का रवैया डिफरेंट है। जैसे मैंने अभी बात की थी ना, जब मैंने एलिमेंट्स लिखे थे सारे, तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन नॉन मेटल है और सिलिकॉन भी लाइक नॉन मेटल और मेटलॉइड के दरमियान में फॉल करता है। तो इस वजह से कार्बन और सिलिकॉन का रवैया बहुत सारे मुकामात पे बहुत सारी चीज़ों में सेम है, लेकिन जो बाकी हैं, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, ये मुख्तलिफ हैं, इनका खाता अलग है। तो इसलिए कार्बन और सिलिकॉन में कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज मौजूद हैं जो कि जर्मेनियम और टिन और लेड के साथ मैच नहीं करती, इसलिए फिर इनको अलग से पढ़ा जाता है। 3 4 5 पॉइंट्स बनते हैं छोटे छोटे से, मैं साथ में मार्क भी करवा देता हूं इसमें आपको। जैसा कि देखें, सबसे पहली बात है कि अच्छा, इसने ना अब पॉइंट्स नहीं बनाए हुए, तो आप एक काम ये करें कि यहां पे ऊपर बनाएं हेडिंग, क्वेश्चन नंबर इसका लिख लें, क्वेश्चन लिख लें, और इसी तरह सिमिलैरिटीज बिटवीन कार्बन एंड सिलिकॉन लिख लें, और उसके बाद जो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 जिस तरह से मैं मार्क करवाता हूं वो कर लें। टेक्स्ट बुक की करना है तो ऐसे कर लें, वरना नोट्स के अंदर इसका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है, पॉइंट्स उसने बना के लिखे हुए हैं, इसको वहां से कर लें आप। हाँ जी, देखें जरा, सबसे पहला पॉइंट कहता है कि जी कार्बन और सिलिकॉन इसमें नॉन मेटल्स हैं इस ग्रुप में। वही वाली बात होगी ना जो मैंने पहले कही है कि कार्बन और सिलिकॉन का जो रवैया है वो इस हवाले से सेम है कि दोनों नॉन मेटल की कैटेगरी में फॉल करती हैं। सिलिकॉन मामूली सा मेटलॉइड की तरफ अट्रैक्शन शो करता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये नॉन मेटल की कैटेगरी में फॉल करते हैं। जर्मेनियम तो पक्का मेटलॉइड है ना, जर्मेनियम तो है ही मेटलॉइड, और नीचे जो टिन और लेड है वो पक्के मेटल्स हैं। तो कार्बन और सिलिकॉन में इस हवाले से सिमिलैरिटी मौजूद है कि ये नॉन मेटल के रवैये में फॉल करती हैं, नॉन मेटल की कैटेगरी में फॉल कर सकती हैं। अच्छा जी, दूसरा, इसको पॉइंट नंबर 1 बना लें, पहली लाइन जो लिखी हुई है इसमें। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें जरा, कहता है कि कार्बन हैज द पेक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग कार्बन चेन्स, सिलिकॉन फॉर्म्स लॉन्ग चेन्स ऑफ अल्टरनेटिंग सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखें जरा क्या कह रहा है। पॉइंट क्या है, पॉइंट की हेडिंग क्या बनेगी, लॉन्ग चेन्स। कार्बन और सिलिकॉन इस ग्रुप में ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टी है कि ये लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं, कि ये लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं। कार्बन, आपको पता है कि अल मशहूर वर्ड आपने सुना हुआ है, कौन सा वाला, कैटिनेशन। कैटिनेशन का वर्ड आपने सुना हुआ है। अच्छा बेटा, ऐसा है कि ये ना पॉइंट ज़रा लेंथी है और ये पॉइंट आज नहीं हो सकेगा। ऐसा करें कि इस बात को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इसको यहीं तक रखें। इंट्रोडक्शन हो गया है, बेसिक जो बातें होनी थी वो हो गई हैं, और इन्हीं की बिना पे अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो पेक्युलर रवैया है, पेक्युलर बिहेवियर है और अक्रेंस है, उसकी तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसको यहीं तक रखें। बाकी जो सिमिलैरिटीज़ वाला मामला है, ये जो चल रहा है, ये भी मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर साथ में मार्क करवा दूँगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, इसको अच्छे तरीके से याद करें। गुड लक।